नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश की रफ्तार को आज एक नई उड़ान मिली है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अब इस एक्सप्रेसवे की मदद से लखनऊ से कानपुर का सफर केवल 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना का लोकार्पण सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। हम सभी उत्तर प्रदेशवासी अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि हम किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उस विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। और जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारे यहां के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दी है, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। केवल लखनऊ के रहने वाले लोग अथवा उत्तर प्रदेश के लोग ही इसकी सराहना नहीं करते, बल्कि देश में सर्वत्र इसकी सराहना की जाती है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मैं जब पहली बार आया था तब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। शायद उस समय लोगों को मेरी बात पर विश्वास रखने में थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि देखा नहीं था, पर आज मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। ये एक्सप्रेसवे देश का पहला बैरियर फ्री एक्सप्रेसवे है। इसके जरिए लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा ज्यादा तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जुड़ चुकी है। और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे सहित 4,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अयोध्या का राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एसआईटी से मामले की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। ये रिपोर्ट देखें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को जारी किया नोटिस, एसआईटी से भी मांगी रिपोर्ट। सोमवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एसआईटी से मामले की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची और बी मोहना की बेंच ने की। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेशित एसआईटी जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा, हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए अगले सोमवार को लिस्ट करें और स्टेटस रिपोर्ट में एसआईटी के गठन की जानकारी भी दें। राम जन्मभूमि मंदिर में सीईओ के लिए निकली भर्ती। चढ़ावा चोरी के बीच अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ की तलाश कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के पद के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए कई तरह की योग्यता निर्धारित की गई है। इस पद के लिए 18 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। 50 से 70 वर्ष के व्यक्ति योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तब इसे भारतीय जनता पार्टी इसे एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि एक लंबे समय से राम मंदिर निर्माण को चली आ रही सियासी जो राजनीति थी उसके लिए एक अहम कदम मान रही थी। भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि आने वाले समय में राम मंदिर सबसे मजबूत और सियासी नैरेटिव के रूप में उभर के आएगा। लेकिन इस बीच 7 जून को भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायक तेजनारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने एक मुद्दा उठाया कि उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर में कथित रूप से लंबे समय से चंदा चोरी हो रही है। इतना सुनने के बाद बवाल खड़ा हो गया। हर जगह इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, टीवी से लेकर के अखबारों तक में डिबेट शुरू हो गई और ये मामला अभी यही थमा नहीं। मुख्यमंत्री ने तत्काल आनंद में 13 जून को एसआईटी डाल दी और 19 तारीख को जब अयोध्या पहुंचते हैं तो उन्होंने वहां पे एक घोषणा की कहने कि राम मंदिर के चंदे घोटाले का कोई भी बड़ा अभियुक्त होगा बचेगा नहीं। इधर अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में अधिवक्ता संघ की तरफ से मुकदमा दर्ज न किए जाने पर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने कचहरी परिसर में जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने कहा कि अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो वह थाना राम जन्मभूमि का घेराव करेंगे। दरअसल 15 दिन पूर्व ही अधिवक्ता संघ राम जन्मभूमि थाने में एक तहरीर दे चुका है और इन तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है। इससे पहले जेल में बंद 8 आरोपियों के खिलाफ पैरवी करने से भी वकीलों ने मना कर दिया था। सारी चीज देख चुके हैं, जो पास है वो भी चल रहा है। अगर उन्होंने प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं दर्ज करना चाहा है तो कोई बात नहीं, हम चल करके पूरे कचहरी से वहीं पर खबर लेते हैं, लेकिन वो भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से 2 मिनट वार्ता के बाद। चाहे इस समय चलेंगे नहीं, बिल्कुल प्रातः चलेंगे, उस थाने को एक बार घेरेंगे और बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। एक तरफ चंदा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि आगामी यूपी चुनाव तक इस मामले पर सियासत थमने नहीं वाली है। वर्ष 2027 के पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के अयोध्या तक या उत्तर प्रदेश में जहां जहां राम मंदिर और राम भगवान के अनुयायी हैं वहां पर चंदा चोरी को लेकर के नया राजनीतिक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों द्वारा प्रमुख रूप से खड़ा किया जा रहा है। अब देखने की बात है ये राजनीतिक नैरेटिव कितना इफेक्टिव होगा, कितना नहीं होगा। इसके पहले की घटना है कि जब इस 2021 में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन ली जा रही थी तो उसमें भी घोटाले की समस्याएं आई थी, तमाम शिकायतें आई थी, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को निराधार बता दिया था। लेकिन अब की बार जैसे ही आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच बिठा दी और लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। तमाम लोग जेल जा चुके हैं, तमाम से पूछताछ चल रही है, लेकिन इसका सियासी लाभ किसे मिलेगा? 2027 चुनाव सामने है, अलग अलग नैरेटिव तैयार किए जा रहे हैं कि नैरेटिव किस हद तक पहुंचेंगे, किसको लाभ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या समाजवादी पार्टी को, ये देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का बयान सामने आया है। आरएलडी को एनडीए का सबसे मजबूत घटक दल बताया, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। आरएलडी पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे प्रदेश में हम देखा तो बहुत सबसे मजबूत घटक दल एनडीए का है। पूरे प्रदेश में हमारा संगठन है और विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आरएलडी जो है बहुत मजबूत धुरी है, बगैर आरएलडी के कुछ नहीं है। पिछली बार आप देख लो, पिछली बार हमारा समाजवादी के साथ गठबंधन था तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। लेकिन अब आरएलडी जो है एनडीए गठबंधन में है
और हम लोग एनडीए गठबंधन के मजबूत घटक दल हैं और निश्चित रूप से जब 2027 का चुनाव होगा, आप देख लेना पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप करेगा और अपनी आस्था को लेकर सुरक्षित अपना जल अभिषेक करें। मंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हैं, यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ऐसा आरोप भी है लोगों का, विपक्ष का, कि डूब क्षेत्र बन गई है, गंगा के बिल्कुल किनारे बन गई है। पिछली बार अरे भाई, विपक्ष, एक बात सुनो, विपक्ष के लोग भी सत्ता में रहे 5 साल, उससे पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के लोगों की सीटें भी काफ़ी यहाँ से जीतती थी। एमपी भी आज भी उनका है, 4 एमएलए भी हैं उनके, जो पहले सरकार थी पहले भी ज़्यादा उन्हीं के थे। उन्होंने तो कभी इस विषय में नहीं सोचा कि यूनिवर्सिटी यहाँ बनाया जाए। आज यूनिवर्सिटी अगर बन गई और बनकर खड़ी हो गई और उसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सवाल तो उनकी नीयत पे खड़ा होना चाहिए ना, कि जब आपको इस प्रदेश की जनता ने मौका दिया था, तब आपने मुरादाबाद की एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या किया, इस पे सवाल खड़े होते हैं ना। तो ये बेबुनियाद सवाल है, राजनीति करते हैं इस बात को लेके। आज जहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, निश्चित रूप से वो खादर क्षेत्र है। कांवड़ यात्रा के विषय में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है और उसमें लाखों श्रद्धालु जो है अपने गंतव्य स्थान तक जल लेकर जाते हैं। और तो उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उनके पूरे इंतजाम, पुख्ता इंतजाम जो किए जाएं, कोई सड़कें ठीक कराई जाएं, और भी शिविर हैं और अन्य चीज़ हैं, तो उनके लिए जो है जो भी इसमें व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो अच्छी व्यवस्थाएं हों, ये हमारा सबका पूरा प्रयास है। और बाबा जी का इसमें, महाराज जी का स्पष्ट निर्देश है मुख्यमंत्री जी का, कि किसी भी कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो जिस आस्था के साथ अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहता है वो सुरक्षित जाए और अपनी आस्था को लेकर सुरक्षित अपना जल अभिषेक करें। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 2027 में बीजेपी की तीसरी बार भी सरकार बनने का दावा किया। पंकज चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम किया। पंकज चौधरी ने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं का यही उत्साह और समर्पण 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में मदद करेगा। विपक्ष तो कुछ भी कर सकता है, कभी वो चुनाव आयोग पे भी आरोप लगाता है, कभी ईडी पे भी आरोप लगाता है, सीबीआई पे भी आरोप लगाता है। सारे इतनी संवैधानिक संस्था है, उस पर आरोप लगाना उनका एक रिवाज बन गया है और कहीं न कहीं भारत के लोकतंत्र को वीक करना चाहते हैं। सभी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना। अगर आप 12 साल का मोदी जी का कार्यकाल देखें तो 12 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा है, और इन 12 साल में जितनी भी सरकार की चाहे योजना आई है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने 3 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बने नए निबंधन कार्यालय का वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम से पहले राज्य मंत्री ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जिला प्रशासन और निबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। तत्कालिक सांसद, यहाँ के नायब सांसद, देश के मंत्री स्मृति ईरानी जी ने 23 में इसका प्रस्ताव मिला, 23 में इसका जमीन आवंटन हुआ, 24 में फंड भेज दिया था, यह बन के तैयार हो गया, उसका लोकार्पण हो रहा है। पूर्व में ही जो प्रस्ताव मिला था, मनराजी जी भी दिए थे, उस प्रस्ताव पर भी 2 और जल्दी ही बनना शुरू हो जाएगा। उससे अमेठी मुसाफिर ये दोनों का प्रस्ताव आया था। वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ होती हैं, जो लोग रजिस्ट्री कराने आते हैं सरकार। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा कि सुंदरकांड के पाठ से ही बीजेपी बौखलाई हुई है, तो लंका कांड के पाठ से इनका क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म पर अपना एकाधिकार समझने वाली बीजेपी अब लोगों के पूजा पाठ पर भी पहरा देना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल जी के साथ सुंदरकांड का पाठ किया। उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी, बौखलाना शब्द तो शायद ठीक नहीं होगा, बिलबिला गई, खुलेआम गालियां देने पे उतर आई है। ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुंदरकांड का पाठ करने की। मुझे लगता है अगर ये हालात रहे तो फिर तो देश में इस करोड़ों हिंदुओं को पूजा पाठ करने के लिए भी बीजेपी की परमिशन लेनी पड़ेगी।
आपके घर घर में घुस के देखा जाएगा। आप सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, आप रामायण पढ़ रहे हैं, आप गीता पढ़ रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और पूजा कर रहे हैं तो बीजेपी वाले से परमिशन ली है कि नहीं ली है। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता सुझाव पर संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत समाज ने मध्यस्थता को छलावा बताया। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि ज्ञानवापी विवाद का समाधान केवल न्यायिक प्रक्रिया से ही संभव है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी के मसले को मीडिएशन सेंटर या लोक अदालत के जरिए हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के द्वारा निपटाने की बात कहना, अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि यह एक छलावा मात्र है और इतिहास दोहराने की पुनः कोशिश है। श्री राम जन्मभूमि के भी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों का एक मध्यस्थता पैनल बनाया था। अंततोगत्वा परिणाम क्या हुआ? मध्यस्थता इस्लाम को स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार है? जिन लोगों की यह मानसिक अवस्था है कि उनके बाप दादों ने 700 वर्षों तक हिंदुओं पर हुकूमत की, उनके मंदिर तोड़े, उनके मठों पर कब्जे किए। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऐशबाग जंक्शन और डालीगंज रेलवे स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। वहीं कर्मचारी कल्याण निधि के तहत लखनऊ मंडल के 8 दिव्यांग रेल कर्मचारियों को उनकी सुविधा के लिए कस्टमाइज्ड स्कूटी वितरित की गई। महाप्रबंधक ने कहा कि इससे कर्मचारियों को आवागमन और दैनिक कार्यों में काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही यूनियन और एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर उनके सुझाव सुने। राजधानी लखनऊ के इटौंजा से सनसनीखेज मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि दहेज को लेकर उनकी बेटी की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। वहीं लड़की के पिता ने बताया कि 2 दिन पहले शाम को फोन आया था कि पापा हमें बचा लो, ये लोग हमें मार डालेंगे। वहीं जब परिवार वाले घर पहुंचे तो घर पर ताला लटका हुआ मिला। हमारे संवाददाता राज की एक खास रिपोर्ट देख। कल सुबह एक मामला सनसनीखेज मामला सामने आया है। इन पीड़ित के पिता हैं, इनसे भी जानेंगे क्या मामला और किस तरह की बात हुई। इनका साफ तौर से कहना लगातार जो तुर्की गांव है वहाँ पे एक इनके लड़की को हालांकि कोई कार्रवाई क्या मामला कहाँ रहता है? हम सीतापुर के तानसेनगंज मछली मंडी के रहने वाले हैं, जिला हॉस्पिटल के पीछे। मेरा नाम पवन कुमार कश्यप है। क्या मामला हुआ आपका? मामला ये हुआ कि जो है परसों वाले दिन लड़की इसको मारा पीटा, टॉर्चर किया। लड़की का फोन आया कि पापा हमको इन लोगों ने मारा पीटा है बहुत, तो जो है तो हमको ले जाओ आकर के। तो हमके कल आएंगे सुबह। जब सुबह पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ हमको मिला। फिर गाँव वाले घर पर गए, वहाँ भी ताला लगा हुआ हमको मिला। लड़की का कोई पता नहीं चल पाया अभी तक। पुलिस ने डीवीआर निकाला तो क्या? हाँ, डीवीआर में सारे लोग घर के अंदर मौजूद थे और अंदर से वो डीवीआर से जो है आवाज भी आ रही थी, पापा मम्मी हमका बचाओ, मम्मी पापा बचाओ। तो इनका जो बड़ा वाला लड़का था वो खुरपा लेके अंदर घुसा। बाकी एक लड़की छोटी वाली इनकी घुसी, वो उसने वीडियो निकाल दिया। वही इतने उसमें आप आया है। अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की? पुलिस अब कर रही है, 3 लोगों को पकड़ा है। अब लड़के ने सकरा है कि वो जो है 4 व्हीलर से हम लोग उसको लेके गए। अब कहाँ लेके गए हैं ये नहीं अभी पता चल पा रहा है। कुल मिला के अभी तक आपकी लड़की जो है तो किसी प्रकार की जानकारी पूरी नहीं हो पाई। हाँ, इस जानकारी का उसको मार दिया। अब ये लोग कहाँ लेके गए, क्या किया उसके साथ में है ये नहीं जानकारी मिली। आप लोगों ने थाने प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, दिया है। तो आप देख सकते हैं ये लगातार लड़की के पिता हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अभी 5 महीने पूर्व में शादी हुई थी। इससे पहले 1-2 बार लड़ाई झगड़े घर पे हुए हैं। परसों शाम को इनको फोन आया कि पापा मुझे बचा लो, ये लोग मार डालेंगे। उसी को लेकर ये लोग आज यहाँ पर आए हैं और धारदार हथियार से इनका साफ तौर से कहना है कि हमला कर दिया गया। हमले के तौर पे जो इनकी लड़की है, इनका साफ तौर से कहना है कि उसको गाड़ी से रात में ले जाया गया है। अभी तक ये साफ तौर से नहीं क्लियर हो पा रहा है कि इनकी लड़की को क्या किया गया। हालांकि पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही और 3 लोगों को मौके पर पकड़े थाने पे लाई, उनसे जाँच कर रही। अब देखने वाली यह बात होगी। फिलहाल अभी तक पुलिस किस हद पर पहुंच रही है या फिर साथियों को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है या फिर पकड़ लाएगी,
कैमरा पर्सन रियाज के साथ राज, जनता दल, लखनऊ। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। अम्बेडकर नगर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने डीएम के साथ किया पौधारोपण, लोगों से की पेड़ लगाने की अपील। तिवरिया में बिजली कटौती के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 48 घंटे में आपूर्ति सुधारने की मांग, समाधान नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी। अलीगढ़ में योगी सरकार के अपराध मुक्त समाज की मुहिम को लगा पलीता, हिस्ट्री शीटर मुजाहिद गुड्डू वृक्षारोपण कार्यक्रम में रहा मौजूद। बदायूं में 16 जुलाई को निकलेगी भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, बिरुआवा मंदिर से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरेगी यात्रा। इटावा में मिशन अवंती संगठन ने प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित, शिक्षा के महत्व पर दिया जोर। लखनऊ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, महिलाओं समेत 7 लोग घायल, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। फर्रुखाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की कटी उंगलियां, जीआरपी पुलिस ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। फर्रुखाबाद में पति ने पत्नी के साथ की मारपीट, पति पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप, पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। चंदौली में करीब 35 फीट गहरे कुएं में गिरा शख्स, पुलिस टीम मशक्कत के बाद युवक को निकाला बाहर, इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करने वाले गैंग का पर्दाफाश, मुख्य आरोपी बोरिंग टेक्नीशियन समेत 13 आरोपी काबू। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।